बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। क्या यूक्रेन और रशिया के गतिरोध के बीच यूक्रेन अपनी सांसें गिन रहा है और क्या यूक्रेन पर हमला कर सकता है रशिया? इस बीच शांति की वार्ता को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बड़ी खबर होगी। बताएंगे आपको कि लालू यादव फिर जेल में, चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए, ये खबर भी होगी। इस बीच यूपी के तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार और तेज हो गया है। मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य हमारे साथ सीधे कानपुर से जुड़ रहे हैं। विवेक, आज डबल अटैक योगी शाह का देखने को मिला। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया निधि। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम ग्राउंड जीरो से लगातार बड़ी कवरेज दे रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां कानपुर में उन्होंने दो रोड शो की और जनसभाओं में वो पहुंचे, इटावा में और मैनपुरी में। इसके अलावा आपको बताएंगे, माफ कीजिएगा, औरैया में और मैनपुरी में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने इटावा में रैली की और किस तरह से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी आज मोर्चा संभाला और मौजूदा सरकार पर हमला बोला। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं निधि के पास, जो आपको बताएंगे आज का कू का सवाल क्या है। निधि। बिल्कुल विवेक, मैं आपके पास आऊंगी। यूपी के चरण के लिए जो शोर हो रहा है, राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन पहले कू ऐप के लिए सवाल जल्दी से देख लीजिए। युद्ध का खतरा क्या टल गया है? पुतिन के नरम रुख के बाद क्या रूस यूक्रेन युद्ध का खतरा टल गया है? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि एक दुखद खबर है। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दीप सिद्धू, आपको बता दें, हरियाणा में सड़क हादसे में मौत हुई है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू, जो कि लाल किला हिंसा का आरोपी है, उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ जिसमें दीप सिद्धू की मौत हो गई। कंटेनर से टकराई दीप सिद्धू की कार। जिस कार में वो सवार थे वो कंटेनर से टकराई और उसके बाद ये भयानक सड़क हादसा हुआ। सोनीपत में बताया जा रहा है कि ये कार हादसा हुआ है और लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को जो लाल किला पर हिंसा हुई थी और इस घटना में सबसे बड़े आरोपी के तौर पर दीप सिद्धू सामने आए थे और दीप सिद्धू की मौत हो गई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है और जिस जगह पर हादसा हुआ वो सोनीपत जगह बताई जा रही है। सड़क हादसे में मौत हो गई है दीप सिद्धू की। और ये देखिए, ये शख्स दीप सिद्धू जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं, सड़क हादसे में मौत हो गई। एक दुखद खबर, लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त खबर मिल रही है कि जो उनकी कार थी दीप सिद्धू की, वो एक्सप्रेसवे पर मौजूद थी। सोनीपत पर कंटेनर से ये कार जाकर टकराई और उसके बाद ये भयानक हादसा हुआ। सलील हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी सलील। देखिए, दिल्ली से केंद्र की तरफ ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसको दीप सिद्धू चला रहे थे और उनके साथ उनकी महिला मित्र जो बाहर से आई हुई थी वो भी मौजूद थी। लेकिन वो अभी ठीक है, लेकिन अंधेरा होने के कारण करीब 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। गाड़ी काफी तेज थी। अंधेरा होने के कारण एक बहुत बड़ा कंटेनर जो खड़ा था उसके बीच में ये स्कॉर्पियो गाड़ी जब टकरा जाती है, उसके बाद गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। और जो दीप सिद्धू है, जो कि 26 जनवरी में जो घटना हुई थी उसके जो मुख्य आरोपी हैं और जो है वो जमानत पर चल रहे हैं, वो उनकी जो है वो मौत हो गई है और पुलिस ने जो शव है उसको कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलील ये जानकारी देने के लिए। तो सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई है। सलील हमें जानकारी दे रहे थे। और 10 में दम की पहली खबर के लिए चलते विवेक के पास। विवेक, आज जबरदस्त हमला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के ऊपर किया, क्योंकि उनकी सरकार में अमित शाह ने कहा कि कट्टे और छर्रे बनते थे लेकिन अब गोले बनते हैं जो पाकिस्तान पर दागे जाते हैं। विवेक। बिल्कुल जाहिर सी बात है निधि, क्योंकि पहले 2 चरण के चुनाव की समाप्ति के बाद अब 6 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और तीसरे चरण के लिए हर एक पार्टी अपने हिसाब से जोरदार प्रहार करने की तैयारी कर रही है। आज मैनपुरी और औरैया में अमित शाह ने जनसभा की और सीधा हमला अखिलेश यादव के ऊपर किया। इसके अलावा कानपुर में भी 2 रोड शो करके अमित शाह ने बता दिया कि उनके इरादे बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल जोरदार तरीके से वापसी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी करारा प्रहार किया। इटावा में वो रैली कर रहे थे और सीधा हमला बोला अखिलेश यादव पर। लेकिन अखिलेश यादव ने भी वार पर पलटवार किया, रायबरेली में जनसभा को किया। ये वार पलटवार का मामला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि यूपी में अब 6 चरणों के चुनाव ही बचे हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, सीधे ग्राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट।
असली में कोई तमंचावादी है तो ये खुद लोग हैं। नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे। कानपुर में शाह की हुंकार। यूपी के चुनावी महासंग्राम में अब तीसरे चरण का रण सामने है। इसीलिए सभी पार्टियों की नजर 16 जिलों की उन 59 सीटों पर है जहां 20 फरवरी को चुनाव होना है। कानपुर में अमित शाह ने भव्य रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। भारी जनसैलाब के बीच अमित शाह ने जीत का दावा किया और पिछली सरकारों पर जमकर तीर चलाए। भाजपा जीती या नहीं जीती, और 22 में बाउंड्री लगाने का मौका है। जो सहारनपुर से आगरा तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय ही विजय हो रहा है। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ, और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। मित्रों, तेजी के साथ। जय श्री राम। अमित शाह ने औरैया, मैनपुरी में भी घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। हर जगह उनके निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। उन्होंने अखिलेश यादव पर यह कहकर प्रहार किया कि उनकी सरकार में यूपी में कट्टे छर्रे बनते थे और प्रदेश में बिजली नहीं आती थी। योगी आदित्यनाथ के शासन में शहरों में 24 घंटा, गांव में 22 घंटे से 24 घंटा बिजली पहुंचना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे। यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं, जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी पर तमंचावादी कहकर निशाना साध चुके हैं। बीजेपी की कोशिश है कि यूपी में माफिया राज और कानून व्यवस्था को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने और इसके सहारे समाजवादी पार्टी को घेरने की। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर तीखा जवाब दिया है। पिछली सरकार राजनीति करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। असली में कोई तमंचावादी है तो ये खुद लोग हैं, और इसलिए हैं कि इनके एफिडेविट देखिए। हमारे बाबा मुखर्जी जी ने जो एफिडेविट लगाया है उसमें देखिए क्या लिखा है। क्या इनके पास असली नहीं है? क्या इनके लोगों ने अन्याय उत्पीड़न नहीं किया? तो असली अगर कोई तमंचेबाज है तो वो भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल है। सीएम योगी ने कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा में कई जनसभाएं की। यहाँ भी उन्होंने एसपी पर दंगाइयों और अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया। छोटी छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक तनाव होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। आज वहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर बम के नारे के साथ कांवड़ यात्रा निकल करके अपनी आस्था को व्यक्त करता है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। अरे राजेश सामने ये चीजें बहुत स्पष्ट है। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी, पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति थी। यूपी में जब तक चुनाव है तब तक सियासी वार पलटवार रुकने वाला नहीं है। नेताओं के बीच ये जुबानी जंग थमने की बजाय अभी और तेज होती जाएगी। लेकिन जनता किसको समर्थन देगी, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10 में दम में बात करते हैं कैसे विश्व युद्ध की आहट सामने है और दुनिया इस वक्त दहशत में है। क्या यूक्रेन और रूस का विवाद सुलझ पाएगा? ये गतिरोध ऐसा लगता नहीं है कि सुलझने के आसार इसमें हैं, क्योंकि कल 16 फरवरी है और इसी वजह से आज की रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात मानी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद आशंका जता दी कि 16 फरवरी को रूस हम पर आक्रमण कर सकता है।
रूस यूक्रेन संकट, महायुद्ध की आहट। जर्मन चांसलर की सुलह की कोशिश। यूक्रेन सीमा पर टैंक और मिसाइलें तैनात। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद थमेगा या नहीं, इस वक्त इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दोनों देशों के तनाव में दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है और ये संकट खत्म होने की सभी कोशिशें की जा रही हैं। रूस की तरफ से हमले की आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जता दी। अपने फेसबुक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि 16 फरवरी का दिन रूस के यूक्रेन पर हमला करने का दिन होगा। तो वहीं अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता ने कह दिया कि अमेरिका अब भी नहीं मानता कि व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण करने का फैसला कर लिया है, लेकिन संभव है कि वह बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ जाए। हमले की आशंका एक जगह, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम के साथ बातचीत जारी रखने की सलाह भी रूस के राष्ट्रपति को दी जा रही है। यूक्रेन को लेकर चल रहे तनाव के बीच रूस के शीर्ष राजनयिक ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी सुरक्षा मांगों पर पश्चिम के साथ बातचीत जारी रखने का सुझाव दिया है। दरअसल कूटनीतिक तौर पर रूस पश्चिमी देशों से गारंटी चाहता है कि नाटो गठबंधन यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाएगा। नाटो गठबंधन यूक्रेन में हथियारों की तैनाती रोक देगा और पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस ले लेगा। लेकिन इन मांगों को पश्चिमी देशों ने सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। शांति प्रयास के लिए यूक्रेन पहुंचे जर्मन चांसलर। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज आज मॉस्को पहुंचे। यूक्रेन से युद्ध टालने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने बातचीत की। दोनों के बीच 3 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। दोनों के बीच यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। रूस लगातार ये कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो लगातार ये भी कह रहा है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल न करें। सीमा पर 1,30,000 रूसी सैनिक तैनात। रूस के करीब 1,30,000 सैनिक यूक्रेन को हर सीमा से घेरे हुए हैं और डर बना हुआ है कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए। नाटो सैनिकों की टुकड़ियां पूर्वी यूरोप पहुंच गई हैं, तो अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों और राजनयिकों से यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज देश की एक और बड़ी खबर रही लालू यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चारा घोटाले मामले के 5वें केस में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। अब 21 फरवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। दशकों तक बिहार की राजनीति की धुरी रहे पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले के 5वें मामले में दोषी करार दे दिया गया। लालू यादव को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया गया। इस मामले में अदालत 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। लालू यादव के वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए सीबीआई कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हम लोगों ने एक पिटीशन मूव किया था इनके हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, तो वो पिटीशन मान लिया गया और ऑर्डर कर दिया गया जेल अथॉरिटी को इनको रिम्स में भेजने के लिए। सीबीआई ने इस मामले में 575 गवाह और 15 ट्रंक सबूत अदालत में पेश किए। बचाव पक्ष से सिर्फ 25 लोगों ने गवाही दी। अदालत ने 24 लोगों को रिहा कर दिया, जबकि 36 लोगों को 3 साल की सजा और जुर्माने का ऐलान किया गया है। 21 फरवरी को लालू यादव समेत 39 आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। उसमें 24 आदमी को एक्विटल हुआ है और 38 आदमियों को जो है 3 साल की सजा हुई है। और बाकी जो बचे हैं उनका 21 तारीख को पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर बहस होगी। कोर्ट के फैसले के बाद जहां लालू के समर्थकों में मायूसी है, तो वहीं उनके विरोधी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर, और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है और एक मैसेज है समाज के अंदर
कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। ये पूरा मामला लालू यादव के मुख्यमंत्री काल का है, जब 1990 से 95 के बीच बिहार के सरकारी खजाने से पशुओं के चारा के नाम पर 950 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इसका खुलासा 1996 में हुआ और जांच बढ़ने के साथ लालू प्रसाद पर आंच आ गई। झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए। इनमें से 4 मामलों में लालू को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। आज 5वें मामले में भी लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और अब जो आपसे सवाल पूछा गया था उसका जवाब देने का वक्त है। शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था, युद्ध का खतरा क्या टल गया? पुतिन के नरम रुख के बाद क्या रूस यूक्रेन युद्ध का खतरा टल गया है? आपने नतीजे बता दिए हैं। आपके राय के मुताबिक 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 33% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इसी के साथ आज 10 में है दम में मेरे साथ बस इतना है।